हेलो दोस्तों। मैं अंकुश। मैं पीएचडी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। और आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ पावर शेयरिंग। ये चैप्टर 1 है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसमें जो हम लोग टॉपिक्स इस पे कवर करेंगे, उसमें बेल्जियम और श्रीलंका, इनकी केस स्टडीज। इसके अलावा मेजॉरिटेरियनिज्म जो श्रीलंका में है वो कैसी है, उसके क्या रिजल्ट हैं, क्या परिणाम हैं उसके। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में किस प्रकार सिस्टम, कैसा सिस्टम वहाँ बनाया गया है, कैसी व्यवस्था है वहाँ पे। और पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये रहा हमारी क्लास का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग की डेफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड बहुत कई वीडियोस मैंने देखे, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ ध्यान दिया है कि ज़्यादातर वीडियोस में जो यूट्यूब पर हैं उसमें स्टूडेंट्स के लिए टर्म्स के और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं किया गया है। जैसी बुक्स में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वही उन्होंने बता दिया है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन आगे चलकर करना चाहते हैं, अगर आप और कंपटीशन देना चाहते हैं दूसरे, तो आपको टर्म्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स उनका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आगे भी अगर आप हायर स्टडीज करेंगे और फिर उसमें अगर आप जीएस या पॉलिटिकल साइंस या इससे रिलेटेड टॉपिक्स जब भी पढ़ेंगे, तो आपको आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्योंकि फिर इसी पे बेस्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं पावर शेयरिंग के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि पावर क्या है। ये पावर क्या है? पावर का मतलब होता है कि अपनी जैसा हम चाहते हैं वैसा करा लेना, या फिर अपनी मनचाहा, मतलब आप अपनी जो आपकी विश है वो अगर आप करवा लेते हैं, वो करवाने की जो शक्ति है, करवाने की जो कैपेबिलिटी है, आपकी क्षमता जो है वो शक्ति कहलाती है, कैपेबिलिटी। जैसे अगर सरकार आपसे चाहती है कि लॉकडाउन लग जाए, चीजें बंद हो जाएं, तो सरकार करवा सकती है, वो सरकार की पावर है, वो उसकी कैपेबिलिटी है जिससे वो करवा सकती है, उसे ही पावर कहते हैं। अब पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग कई जगह मैंने देखा लिखा हुआ है सत्ता का साझाकरण। ऐसा नहीं है, सत्ता अलग चीज है। सत्ता मतलब होता है अथॉरिटी। यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं। पावर और अथॉरिटी में डिफरेंस है, उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कि अभी जैसा मैंने आप लोगों को पावर की डेफिनेशन बता दी, अब पावर शेयरिंग क्या है ये जानेंगे। पावर शेयरिंग का मतलब है जो पावर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, किनमें? ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों में, जिसको बोलते हैं सोशल ग्रुप्स। पहले यही जान लेते हैं, सबसे पहले तो सोशल ग्रुप्स में होता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं। ऑर्गेन्स का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो कानून बनाना यानी जो लॉ बनाती है, ऐसा भी ऑर्गेन है, ऐसा अंग है सरकार का जो कानून बनाता है, जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। और दूसरा है जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो कानून को लागू करता है, बने हुए कानून को, नियम को लागू करता है, सरकार को चलाता है, शासन को चलाता है, उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और जुडिशरी, जो अगर उससे संबंधित कोई भी विवाद पैदा होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि कैसे ये कानून लागू किया जाएगा, या फिर लोगों के क्या राइट्स हैं, राइट्स पे अगर कोई उन लोगों के राइट्स को कोई डिस्टर्ब करता है, तो उस पे जो है फिर जुडिशरी उस पर एक्ट करती है। तो ये ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। तो उनके बीच में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? फिर डिफरेंट जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स हैं, उनमें कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसे भी पावर शेयरिंग के अंतर्गत माना जाता है। उस पावर शेयरिंग के अंडर में वो भी आता है। डिफरेंट लेवल्स क्या है? अब आप पूछेंगे सर कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जैसा हम सब जानते हैं, पहले तो एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली में बैठती है। उसके बाद फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स का मतलब है यूपी गवर्नमेंट, एमपी की गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, ये सब जो सरकार है इसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। और तीसरी है लोकल गवर्नमेंट, तीसरा जो लेवल है, यानी सेंट्रल, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ये तीन टाइप की गवर्नमेंट है हमारी। जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें हमारी ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा म्यूनिसपैलिटीज होती हैं, नगर पालिका होती है, ये हमारी लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। तो इन तीनों के बीच में किस तरह से सेंट्रल
और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में भी कैसे बंटवारा किया गया है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसको भी पावर शेयरिंग के अंडर में हम लोग पढ़ते हैं। और अब जैसे मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स जो हैं, जैसे जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, या फिर जिनका अलग अलग ऑक्यूपेशन है, लाइक फार्मर्स हैं, या फिर बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। उनके बीच में उनके बीच में कैसे पावर शेयर किया गया, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको भी हम लोग पावर शेयरिंग के अंडर पढ़ते हैं। तो पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सबसे बड़ी चीज जो होती है, पहले ये माना जाता था, आज के 200-300 साल पहले ये माना जाता था कि जो पावर है वो किसी एक आदमी के या कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए, तब सिस्टम अच्छे से काम करेगा। यानी कि पावर का कंसेंट्रेशन अच्छा माना जाता था, पावर का कंसेंट्रेशन अच्छा माना जाता था, पावर कंसेंट्रेटेड होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कंसेंट्रेशन ऑफ पावर को अच्छा नहीं माना जाता है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को, पावर शेयरिंग को अच्छा माना जाता है। यानी कि जो पावर, अगर पावर जितना ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा, एक किसी थिंकर ने कहा है, एब्सल्यूट पावर करप्ट्स एब्सल्यूटली। मतलब कि जो हम शक्ति होती है, उससे लोगों में एक तरीके से कुछ कमी, कुछ करप्शन कुछ पैदा हो जाता है। मतलब अगर आप किसी को बहुत ज्यादा पावर दे दो, किसी भी आदमी को, अभी आप देखते हैं कि हमारे ही यहाँ अगर गली में किसी के पास ज्यादा पावर होती है, किसी के पास बहुत ताकत है, तो वो लड़का बुली करने लगता है, वो लोगों को परेशान करने लगता है। तो पावर करप्ट्स एंड एब्सल्यूट पावर करप्ट्स एब्सल्यूटली। मतलब अगर किसी को सर्वोच्च शक्ति, अगर सबसे ज्यादा शक्ति दे दी जाए, तो वो तो सबसे ज्यादा करप्शन पैदा हो जाएगा वहां पे। तो इसलिए जो है, जो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर है, इसको रोकना पड़ता है, एक हाथ में नहीं होना चाहिए शक्ति। और डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जैसे पार्लियामेंट, जैसे जो हमारी अलग अलग, चाहे इलेक्शन कमीशन हो गई, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके का इंस्टीट्यूशन ही है। तो ये इन सब के थ्रू लोग अपने ऊपर, अपने जो ग्रुप है, अपने ग्रुप के ऊपर क्या करते हैं, लोग रूल करते हैं। तो डेमोक्रेसी में लोग इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू अपने ऊपर रूल करते हैं। तो इसलिए पावर को इन इंस्टीट्यूशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इन इंस्टीट्यूशंस के बीच में शेयर्ड होना चाहिए। अगर पावर को किसी एक आदमी के अंदर हम कंसेंट्रेट कर देंगे, तब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा कि कैसे पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है। अब हम बात करते हैं, केस स्टडी लेते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम एक देश है, एक कंट्री है, यूरोप का। यूरोप का एक यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, हम सभी जानते होंगे। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, जहां हम जानते हैं इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सभी देश, स्पेन, ये सारे देश कहाँ हैं? यूरोप में हैं। वैसे ही बेल्जियम भी यूरोप में है, एक देश है। जैसे हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है? हमारा प्यारा भारत एशिया में है, और नेपाल भी एशिया में है। यानी इस तरह के सारे देश, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे देश कहाँ हैं? एशिया में हैं। वैसे ही बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, और इसकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम है, 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। और हमारे देश में हरियाणा जो एक स्टेट है, हरियाणा की कुल जनसंख्या का लगभग आधा ही यहाँ की जनसंख्या है, 1 करोड़, और कैपिटल है ब्रसेल्स। तो ये उसका एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया उस देश का। और अगर हम इसके एथनिक कंपोजिशन की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके बारे में ये जिसके बारे में ये पूरी केस स्टडी है, तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं।
एक तो डच बोलने वाले लोग हैं जो यहाँ पे 59% लोग हैं, और ये डच बोलने वाले लोग, ये जो हम देख रहे हैं नॉर्थ इसका रीजन जो है, नॉर्दर्न रीजन जो है, जिसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, इसमें रहते हैं। और फ्रेंच बोलने वाले लोग 40% लोग रहते हैं, और ये वैलोनिया रीजन में रहते हैं, यानी ये जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे रहते हैं। और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये इसका एथनिक कंपोजिशन है। जब बेल्जियम जो आज़ाद हुआ, बेल्जियम को जब इंडिपेंडेंस मिली, और तो वहाँ पे चूंकि डच बोलने वाले लोग जो थे, जो डच बोलने वाले लोग थे, ये मेजॉरिटी में थे, लेकिन ये गरीब थे। ये गरीब थे और पावरफुल नहीं थे, उतने एजुकेटेड भी नहीं थे। और जो फ्रेंच स्पीकर्स थे, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, वो रिच थे, पावरफुल थे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन उन तक पहुंच चुका था पहले ही। और जो डच स्पीकर्स थे, ये मेजॉरिटी में थे, लेकिन ये जो है उतने धनी नहीं थे। इन तक एजुकेशन बाद में पहुंचा, बाद में इनको सारी चीज़ें अवेलेबल हुई। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, एक तरीके का वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो गया वहाँ की सोसाइटी में, उस देश में। 1950s और 1960s के आसपास इन दोनों ही कम्युनिटीज़ में, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी, इन दोनों ही कम्युनिटीज़ में टेंशन क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं कि वहाँ के, और एक और स्पेशल चीज़ वहाँ देखने को मिलती है। अभी जैसे हमने देखा कि ये जो ब्रसल्स है, यहाँ का जो कैपिटल है, इसकी भी स्पेशल सिचुएशन है। यहाँ पर जो लोग पूरे देश में मेजॉरिटी में हैं, वो कौन से हैं? वो डच लोग हैं। पूरे देश में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन ब्रसल्स में ये माइनॉरिटी में है, यानी कि लगभग 20% के आसपास लोग डच हैं। और जो पूरे देश में माइनॉरिटी में हैं, कौन से लोग हैं? वो फ्रेंच हैं। लेकिन वो फ्रेंच लोग यहाँ पे इस कैपिटल में ज़्यादा रहते हैं, मतलब यहाँ पे वो लोग 80% के आसपास हैं, मेजॉरिटी में हैं। अब ये भी एक स्पेशल प्रॉब्लम वहाँ पे थी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन थी, इसकी वजह से मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई। अब जो टेंशन क्रिएट हुई, तब इसका बेल्जियम के लोगों ने क्या सॉल्यूशन निकाला वहाँ पे, उन लोगों ने क्या इसके लिए क्या क्या उन लोगों ने कदम उठाए, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेल्जियम ने सबसे पहले क्या किया कि 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। अपने जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने उसमें 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। और इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट, जो टेंशन पैदा हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ बेल्जियम में, फिर वहाँ के लोगों ने उसको दूर करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चार चार बार अमेंडमेंट किया, 1970 से लेके 1993 तक। ये सारे जो अमेंडमेंट्स किए गए, इसके जो फीचर्स थे, जो इसके मेन आउटकम्स आए, उसमें उन्होंने क्या किया कि दोनों ही कम्युनिटी, चाहे वो डच बोलने वाले लोग थे या फिर फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए। और फिर अगर कोई स्पेशल लॉ होता था, कोई ऐसा लॉ होता था जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी, तो ऐसे लॉ को बोथ लिंग्विस्टिक जो ग्रुप्स होते थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, उनका सपोर्ट मिलना ज़रूरी होता था। यानी कि कोई एक ग्रुप, यानी कि अगर डच चाहे, डच स्पीकर्स कि वो चाहे कोई स्पेशल लॉ बना दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके लिए दोनों ही ग्रुप्स का एग्री होना, उनका सपोर्ट मिलना ज़रूरी था। और तीसरा जो उन्होंने बनाया, वो स्टेट गवर्नमेंट जो थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती थी, बल्कि उनसे इंडिपेंडेंट होती थी। अच्छा, ये गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि यूपी की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है? जी हाँ, ये एक फेडरल सिस्टम कहा जाता है। अभी आगे इसी में बात होगी फेडरलिज्म की। तो फेडरल सिस्टम क्या है? फेडरल सिस्टम जो होता है, उसमें जो पावर का सोर्स होता है, वो पावर का सोर्स कोई अ, ऊपर की जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती है, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल सिस्टम में। यानी कि फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों, दोनों को पावर देता है, और दोनों ही गवर्नमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इसी तरह का सिस्टम वहां पे बनाया गया। जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट थी, वो उनसे पावर नहीं लेती थी, बल्कि डायरेक्टली उनको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलते थे। और जो ब्रसेल्स था, ब्रसेल्स में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि
ब्रसेल्स में चूंकि वहाँ पे फ्रेंच लोग जो थे वो ब्रसेल्स में मेजोरिटी में थे। मेजोरिटी मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको मेजोरिटी ये मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। वैसे अभी यही मैं थोड़े से समझ के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा, यानी 50% प्लस वन भी अगर हो जाए, 50% से थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो वो मेजोरिटी माना जाता है। और वहाँ पे जब मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रसेल्स में जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो 80% थे। 80% थे फ्रेंच स्पीकर्स, और जो डच बोलने वाले थे वो 20% थे। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने ब्रसेल्स में कॉम्प्रोमाइज किया फ्रेंच स्पीकर्स ने, और दोनों ही जो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। फ्रेंच चूंकि जो ब्रसेल्स की गवर्नमेंट थी उसकी ये सिचुएशन थी। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट है, मैंने आप लोग को पहले बताया यूपी एमपी, उसी तरह से बेल्जियम में गवर्नमेंट है अलग अलग रीजन्स की, और ब्रसेल्स के लिए वैसे एक गवर्नमेंट है, और उसमें दोनों ही ग्रुप्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। और एक जो सबसे स्पेशल फीचर है वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट का, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से बनाई गई, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये भी उन्होंने बनाया जिससे कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कम से कम रहे। तो ये जो है वहाँ पे स्पेशल सिस्टम वहाँ का बनाया गया जिससे कि एक सॉल्यूशन क्रिएट हुआ। अब जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में क्या है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब है कि एक कम्युनिटी के लिए एक गवर्नमेंट। फ्रेंच के लिए ये, डच के लिए ये, फ्रेंच के लिए और ये जर्मन्स के लिए। तो ये तीनों ही ग्रुप्स ने अपने अपने लिए एक गवर्नमेंट बनाई। और ये जो गवर्नमेंट थी, ये जो कम्युनिटी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ये बस कुछ स्पेशल मैटर्स थे उन पर ही ये काम करती थी। और वो मैटर्स कौन से थे? वो कल्चरल मैटर्स हो सकते थे, एजुकेशनल मैटर्स हो सकते थे, और लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स हो सकते थे। मतलब ऐसे मैटर्स जो किसी कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक हो सकते थे। जैसे फ्रेंच के लिए कुछ स्पेशल कल्चरल, उनकी कुछ बिलीव्स हो सकती हैं, उनके कुछ त्योहार हो सकते हैं, उनके कुछ फेस्टिवल्स या फिर रिचुअल्स हो सकते हैं, तो उनके कल्चर अलग हैं। डच स्पीकर्स के कल्चर अलग हैं, जर्मन्स के कल्चर अलग हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। और ये जो गवर्नमेंट थी उसका इन तीनों ही जो मैटर्स था इस पर ये काम करता था, इसके लिए उनको शक्ति मिली हुई थी, पावर मिला हुआ था। और इसके अलावा वो बाकी चीज़ों पर उनका काम, उनका कोई रोल नहीं था। इन्हीं तीनों चीज़ों से रिलेटेड ये कम्युनिटी गवर्नमेंट काम करती थी। इस तरीके से जो बेल्जियम था उसने अपने पूरे जो डाइवर्सिटी थी उसको एड्रेस किया, और उसके लिए फिर जो भी सोशल टेंशन था, जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी, उससे उन्होंने अपने आप को बचाया। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसका स्टडी किया? एक स्पेशल जो कि स्टडी थी बेल्जियम की, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की। अब हम आगे देखते हैं कि एक और हमारा ही पड़ोसी देश है, श्रीलंका। श्रीलंका जो है इसके यहाँ भी डाइवर्सिटी थी और डाइवर्सिटी है। और श्रीलंका ने किस तरीके से अपनी इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, कैसे वहां पे उन्होंने क्या किया ऐसा। तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका दोनों ही साउथ एशिया में है। साउथ एशिया का एक देश है, एशिया का ही एक पार्ट है साउथ एशिया, और उसमें भारत और श्रीलंका दोनों सिचुएटेड हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका भी 1948 में, यानी हमारा प्यारा भारत 1947 में ये आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिली हमें, और 1948 में श्रीलंका को मिली। और लगभग से 65,000 स्क्वायर किलोमीटर श्रीलंका का जो पूरा एरिया है वो है। और बेल्जियम का 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। 30,000 स्क्वायर किलोमीटर ये बेल्जियम का है, श्रीलंका का 65,000, यानी लगभग श्रीलंका डबल है बेल्जियम का। और अगर पॉपुलेशन भी देखें तो पॉपुलेशन में भी श्रीलंका बेल्जियम का डबल है, यानी 2 करोड़ के आसपास श्रीलंका की जनसंख्या है, वहाँ की पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब अगर वहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन, जिस जो मेन इशू है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो श्रीलंका में जो वहाँ पे एथनिसिटी है वो सिंहला स्पीकर्स, सिंहला स्पीकर्स की उनका एक ग्रुप है जो लगभग 74% है। और दूसरे कौन से हैं? दूसरे तमिल स्पीकर्स हैं, जिनको तमिलियंस बोल सकते हैं। हमारे देश में भी तमिल बोलने वाले लोग हैं तमिलनाडु में, और वो श्रीलंका में भी थे, हैं, अभी भी हैं। तो श्रीलंका में जो तमिल स्पीकर्स हैं वो 74% हैं। ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं।
और जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा, लसित मलिंगा का नाम सुना होगा। लसित मलिंगा ये सिंहला हैं और ये बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे तमिल स्पीकर्स हैं जो 18% हैं। 18% जो तमिल स्पीकर्स हैं ये भी दो पार्ट में हैं। कुछ तो श्रीलंकन ही हैं जो तमिल बोलते हैं, और कुछ इंडियंस हैं जो तमिल बोलते हैं, यानी कि लगभग 13% ये श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% इंडियन तमिल्स हैं। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे श्रीलंका में इंडियन तमिल्स हैं? हाँ, श्रीलंका में इंडियन तमिल्स हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनको अंग्रेज प्लांटेशन के लिए, वहाँ पे अपने बिजनेस के लिए, जब हमारा देश भी गुलाम था और श्रीलंका भी गुलाम था, तब वो वहाँ पे तमिल्स को लेकर गए और फिर वहाँ पे ये लोग रहने लगे। इनके फोर फादर्स को लेके गए, तो आज भी ये लोग वहाँ पे रहते हैं। और इस तरीके से श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स की वहाँ पे कम्युनिटी है। वहाँ पे 7% क्रिश्चियन भी रहते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे टोटल कम्युनिटी है। अब जो हम यहाँ पे श्रीलंका का मैप देख सकते हैं, ये जो रेड एरिया है ये तमिलियंस का है, और यहाँ पे तमिलियंस ज़्यादा कंसेंट्रेटेड हैं। और जो ये ब्लू एरिया है ये श्रीलंकन, यहाँ पे जो सिंहला स्पीकर्स हैं, सिंहलीज, सिंहलीज हैं, जो सिंगला बोलने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे कंसेंट्रेटेड हैं। अब आगे देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म कैसे वहाँ पे फॉलो किया गया। मेजोरिटेरियनिज्म, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेजोरिटी का मतलब क्या है। मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी का मतलब होता है आधे लोग, यानी 50% से ज़्यादा, +1 भी अगर हो तो भी मेजोरिटी मानी जाती है। और उससे कम लोग जो हैं, आधे से कम लोग हैं, क्योंकि 50% हैं तो वो तो आधे ही हो गए। फिर 50% से अगर कम है तो वो माइनॉरिटी में है। और वहाँ जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 74% वहाँ पे सिंगलीज हैं, सिंगला स्पीकर्स हैं। तो वहाँ पे उन लोगों की 1948 में जब श्रीलंका को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, इंडिपेंडेंस, उसके बाद वहाँ पे मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया। यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका में फॉलो किया जाने लगा। मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लोग नंबर में ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जिनकी ज़्यादा है, जो लोग नंबर में ज़्यादा हैं, मेजोरिटी में हैं, वो फाइनल डिसीजन में जो फाइनल से होगा उन्हीं लोगों का होगा। फाइनल डिसीजन में उन्हीं लोगों की बात मानी जाएगी। यानी कि माइनॉरिटीज के ऊपर डोमिनेंस इम्पोज करना। किस तरह का डोमिनेंस था ये? सबसे पहले 1956 में एक एक्ट आया जिसमें सिंहला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और तमिल को वैल्यू नहीं दी गई। इसके बाद प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाई गई जिसमें कि ऐसे लोग जो सिंगला स्पीकर्स हैं, जो सिंगलीज हैं, उन लोगों को यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट जॉब्स में उन लोगों को प्रेफरेंस दिया गया। जो बुद्धिज्म है अ, उसको नरिश करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए गए। इससे क्या हुआ? इससे सिंगला सुप्रीमेसी और बनी, और जो टेंशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सोसाइटी में बढ़ने लगी। तो इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से डोमिनेशन क्रिएट किया गया, और इससे श्रीलंका की जो सोसाइटी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई। यहाँ पे मैं अब एक और केस स्टडी है जो मैं आप लोगों को ये वीडियो के लास्ट में एक और केस स्टडी बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी मतलब आप लोग उससे हो सकता है उससे परिचित हों, उसे जानते हों। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको भी समझना। तो ये जो दो मॉडल हैं, अब आगे इसमें हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए जब उन लोगों ने सिंगला स्पीकर्स को वैल्यू दिया और तमिलियंस को डिसरिगार्ड किया। ऐसी सिचुएशन में उसके जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, सबसे पहले जो तमिलियंस थे वो लोग तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए डिमांड करने लगे, रीजनल ऑटोनॉमी मांगने लगे, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स की डिमांड करने लगे। 1980s तक आते आते ऐसे तरह तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए श्रीलंका में, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। यानी कि पूरे देश में लड़ाई छिड़ गई। और यह आप लोगों ने नाम सुना होगा, LTTE। LTTE
LTTE का मतलब था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तमिल इलम, तमिल इलम का मतलब होता है तमिल राष्ट्र। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और ये प्रभाकरण ने वहां पे श्रीलंका में प्रभाकरण ने इसे बनाया। श्रीलंका में प्रभाकरण ने इसको 1976 में बनाया। 1976 में LTTE श्रीलंका में किसने बनाया? ये प्रभाकरण ने बनाया। प्रभाकरण, वी प्रभाकरण इसको कहते हैं। उसने जो है इसको बनाया, जिससे वहां और लगातार फिर श्रीलंका में 20-25 साल तक, लगभग 20-25 साल तक वहां पे सिविल वॉर की सिचुएशन रही। और बाद में जाके प्रभाकरण को उन लोगों ने एलिमिनेट किया और श्रीलंका फिर से अभी पीसफुल कंडीशन में आ पाया है। लेकिन अभी भी पावर के थ्रू ये तमिलियंस को उन लोगों ने टैकल किया हुआ है। तो इस तरह का इस तरह की एक केस स्टडी हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में देखी। अब अगर हम देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं कि जो श्रीलंका है और बेल्जियम है, इन दोनों का कंपैरिजन क्या है। दोनों ने डिफरेंट पाथ्स लिए और डिफरेंट उनके आउटकम्स भी हुए। जैसे बेल्जियम में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एथनिक ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे डच 59%, फ्रेंच 40%, जर्मन्स 1% हैं। लोगों ने सबको एकोमोडेट किया, सबके बीच में पावर को शेयर किया, और इससे वहाँ पे क्या हुआ, स्टेबिलिटी हुई, पीस हुआ। और वहीं श्रीलंका में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जो सिंगलीज थे, जो सिंगला स्पीकर्स थे, वो 74%, और तमिल, जो तमिल बोलने वाले लोग 18% थे। और वहाँ पे लोगों ने क्या फॉलो किया, उन लोगों ने एकोमोडेट नहीं किया, मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया, डोमिनेट किया, जो है तमिलियंस को डोमिनेट किया। किसने डोमिनेट किया? सिंगला जो कम्युनिटी थी उसने। और इसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर और कॉन्फ्लिक्ट, जो सोशल टेंशन था, वो क्रिएट हुआ। और इसकी वजह से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, मतलब लोग कितने, उनका जीवन कितना अच्छा है, इससे उनका डेवलपमेंट कितना हुआ है वहाँ की जनता का, इससे पता चलता है HDI से। और HDI में अगर देखें, अभी भी है, पहले भी श्रीलंका साउथ एशिया में सबसे अच्छा रिकॉर्ड श्रीलंका का हुआ करता था, अभी भी है। लेकिन श्रीलंका, चूंकि वहाँ पे 20-25 साल तक सिविल वॉर रहा, नहीं तो श्रीलंका और आगे हो सकता था। तो इस तरह की जो कंडीशन थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? वहाँ की पॉलिसीज और पावर शेयर ना करने की वहाँ की जो पॉलिसी थी, वो इसके लिए जिम्मेदार थी। तो हम लोगों को इससे लेसन क्या मिलता है? इससे लेसन मिलता है ये कि जो बेल्जियम में वहाँ के लीडर्स थे, उन लोगों ने यूनिटी की इंपॉर्टेंस समझी, लोगों को रेस्पेक्ट दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक ऐसा म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट बना जिससे कि देश में यूनिटी रही। और इंडिया को भी आप इससे अलग नहीं रख सकते। हमारे भी देश में कितनी भाषाएं हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। 8th शेड्यूल में हमारे यहाँ लैंग्वेजेस हैं, और वो हैं 22 लैंग्वेजेस हैं। अब आप समझिए, 22 लैंग्वेजेस हैं, और स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया है। और लोगों को, अलग अलग कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट दिया गया है, चाहे वो ट्राइब्स हों, चाहे वो SC STs हों, चाहे वो जो भी, चाहे वो लैंग्वेज ग्रुप हों, चाहे वो चाहे वो लैंग्वेज ग्रुप हों या फिर ट्राइब्स हों, इन सबको हमारे देश में एकोमोडेट किया गया है, इनके साथ पावर शेयर किया गया है। लेकिन श्रीलंका की कंडीशन देखें, या लास्ट में मैंने आप लोगों को कहा कि एक और आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। इनकी कंडीशन अगर देखें तो इन लोगों ने क्या किया, मेजोरिटी कम्युनिटी को ही सारी पावर दी गई, और पावर को शेयर करने से रिफ्यूज कर दिया। और इसका ये परिणाम निकला कि श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, और वो टूटते टूटते बचा। वहां पे तमिल की डिमांड करने लगे, वहां के जो तमिलियंस थे, तमिल मतलब तमिल राष्ट्र की डिमांड करने लगे। इलम मतलब राष्ट्र, एक देश, एक राज्य, जिसकी वो लोग डिमांड करने लगे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, क्यों पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो पहले ये हमने पहले उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं। अब हम उसके लिए पढ़ते हैं रीजंस। रीजंस जो है, पहला है प्रुडेंशियल रीजन है, मतलब ऐसा करना जो है बुद्धिमानी है, ऐसा करना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हम केयरफुली अगर हम ये काम करेंगे तो जो आउटकम निकलेंगे वो अच्छे निकलेंगे। जैसे इंडिया में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा, कैलकुलेट किया चीज़ों को बहुत अच्छे से, उन्होंने इस चीज़ को बनाया। और जिसका परिणाम ये निकला कि आज भी हमारा देश, हमारा प्यारा भारत एक है, यूनाइटेड है, और हम आगे बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट के पाथ पे। बाकी देशों को compete कर रहे हैं या उनसे आगे भी निकल रहे हैं।
तो ये एक सिचुएशन है। जैसे पाकिस्तान को देख लिया जाए तो पाकिस्तान एक समय था कि वो हमसे कुछ मामलों में आगे निकल चुका था, लेकिन आज उसकी कंडीशन जाके देखिए तो वो गर्त में जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसीलिए जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने इस तरह की प्रोविजंस की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनसे पावर शेयर करता है और उनको एकोमोडेट करता है। तो जो पावर शेयरिंग है वो बेटर आउटकम्स लाते हैं। ये प्रोडेंशियल रीजन है। दूसरा है मोरल रीजंस। मोरल रीजंस का मतलब है कि हर व्यक्ति की, हर आदमी की जो है वो वैल्यू होनी चाहिए, उनका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। इस तरह से चूंकि उनकी वैल्यू है, हर पर्सन जो है वो विवेकशील है, उसको इक्वालिटी और जस्टिस उसको मिलना चाहिए। इसलिए भी पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल है। जैसा कि हम लोग डेमोक्रेसी, हर एक देश आज अपने आप को डेमोक्रेटिक कहना चाहता है। तो डेमोक्रेसी की जो बेसिक, जो उसका प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, वही है कि पीपुल आर द सोर्स ऑफ पीपुल आर द सोर्स ऑफ पावर। पीपुल आर द सोर्स ऑफ पावर। और तो जब लोग, शक्तियों के जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो वो जनता ही उसका स्रोत होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है सबसे पहले हमारे प्रीएम्बल में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये जो जनता है, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत की जनता है, यही पावर का सोर्स है। यही जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स हैं उनका सोर्स कौन है? भारत की जनता है। तो ये जो मोरल रीजन है ये कहता है कि चूंकि लोग ही पावर का सोर्स हैं, इसलिए पावर को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, उनमें पावर की शेयरिंग होनी चाहिए। ये सही है करना, यही करना उचित है। तो ये दो जो रीजंस हैं, वो इसके जो टू पिलर्स हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। अब पावर शेयरिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे होता क्या है। अगर जो प्रूडेंशियल रीजन है, इससे क्या होता है? इसका मतलब सबसे पहले तो ये कॉन्फ्लिक्ट कम करता है। जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया कि बेल्जियम का एग्जांपल देखते हैं, वहां भी हो सकता था कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, वहां भी स्टेबिलिटी उसकी खतरे में पड़ सकती थी, वहां पे गवर्नेंस खराब हो सकता है जैसा कि श्रीलंका में हुआ। लेकिन वहां पे हम लोगों ने क्या देखा? वहां पे ये सब नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, वहां पे स्टेबिलिटी बनी रही। इसका रीजन यही था कि उन लोगों ने एक दिमाग लगाया, उन लोगों ने विवेक से काम लिया, प्रुडेंशियल तरीका अपनाया और पावर को शेयर किया। तो ये सबसे पहला काम था। तो हम लोगों ने इसका देखा कि प्रुडेंशियल रीजंस क्या है। आगे मोरल रीजंस के बारे में अगर बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये करना जो है, क्योंकि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी यही कहता है कि ये डेमोक्रेसी का की स्पिरिट है कि पावर को शेयर किया जाए, क्योंकि लोग ही पावर का सोर्स हैं, पॉलिटिकल पावर का। तो लोगों में ये पावर को शेयर किया जाना चाहिए और उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं। वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से वो तरीके हैं। और राइट टू बी कंसल्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जैसे अगर आप कोई कानून बना रहे हैं, कुछ आप तरीका निकाल रहे हैं जिससे लोगों के ऊपर रूल किया जाएगा, तो पहले लोगों से पूछा तो जाना चाहिए कि उनको उनको वो कानून चाहिए कि नहीं, वो वैसे रहना चाहते हैं कि नहीं। अब अगर हम कहें कि सभी लोगों को जो है रेड कलर के कपड़े पहनने, तो पहले लोग, अगर आप ये कानून बना देना चाहते हैं तो पहले लोगों से पूछिए तो कि उनको पहनना है कि नहीं पहनना है। तो राइट टू बी कंसल्टेड है, लोगों के पास अधिकार है कि उनसे पूछा जाए। और तीसरा है लेजिटिमेट कमेंट। इससे जो है क्या होता है कि मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था पावर की डेफिनेशन। पावर का एक मतलब होता है कि पावर का एक मतलब होता है कि अपने कोई काम लोगों से करा लेने की क्षमता। किसी से पावर, पावर का मतलब होता है कि कोई काम करा लेने की क्षमता, लोगों से हम कुछ करा लें। लेकिन ये पावर लेजिटिमेट भी हो सकती है, लेजिटिमेट भी हो सकती है और इलेजिटिमेट भी हो सकती है, मतलब नॉन लेजिटिमेट भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? अगर पावर को, अगर उस जो भी सरकार की बातें हैं, जो भी सरकार कोई अगर ऐसी सरकार है जिसकी बात को लोग खुशी खुशी हैप्पीली अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो जो पावर है वो लेजिटिमेट है। लेकिन अगर कोई गली का गुंडा है, वो डर से लोगों से कराता है, लोग खुशी से नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो लेजिटिमेट नहीं है। तो कोई गवर्नमेंट तभी वो लेजिटिमेट होगी जब वो पावर शेयर करेगी, लोग हैप्पीली उसकी बात को मानेंगे, तभी वो
तभी वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट कही जाएगी, अगर लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उस सिस्टम। तो ये जो है हमने उसका मोरल रीजन देखा कि क्या है पावर शेयरिंग के मोरल रीजंस। अब जो डिफरेंट, जो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या हैं आजकल, किस तरह के फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स अपनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का। जो पावर है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। एक ऑर्गन है पार्लियामेंट, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। पार्लियामेंट को ही लेजिस्लेचर बोला जाता है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। दूसरा जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है वो है वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म में क्या होता है कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले फेडरलिज्म अभी पहले बताया था, जो गवर्नमेंट लेवल्स हैं, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, वर्टिकल। वर्टिकल नहीं है यहाँ पे, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ये जो गवर्नमेंट के जो लेवल्स हैं, ये वर्टिकल फॉर्म है इसको बोलते हैं। ये जो है, जो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, इनके बीच में कैसे पावर को शेयर किया गया है। तीसरा जो मैंने आप लोगों को बताया था ये था कि कम्युनिटी, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में। सोशल ग्रुप्स कौन कौन से, जैसे कि लैंग्वेज ग्रुप्स हो सकते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं, लैंग्वेज बोलने वाले लोग, या फिर एथनिसिटी वाले लोग हो सकते हैं, अलग अलग रेस के, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं। तो उनके बीच में भी पावर को कैसे शेयर किया गया है, ये भी पावर शेयरिंग का एक मॉडल है, उसका एक फॉर्म है। और आगे चौथा जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर को शेयर करती हैं। जैसे कि अभी हमारी करंट गवर्नमेंट है, उसमें भी अलग अलग, अलग अलग जो पार्टीज हैं वो मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं, और आपस में कुछ पार्टीज के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, फिर कुछ दूसरी पार्टी के अलग कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, इस तरह से और वो सारी मिलके एक ग्रुप बना लेती हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एनडीए है, जो जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसकी चल रही है, जिसमें बीजेपी और प्लस जेडीयू और अदर पार्टीज हैं, टीडीपी, इस तरह अलग अलग पार्टीज हैं इसमें। और वहीं दूसरा है जिसमें कांग्रेस है और बाकी जो पार्टीज हैं, जिसको यूपीए बोला जाता है, इसमें कांग्रेस है और दूसरी ग्रुप, तो इनके बीच में पावर को शेयर किया गया है। तो ये भी एक पावर शेयरिंग का एक पार्ट है। दूसरा हम देखते हैं प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है ऐसे ग्रुप जो प्रेशर बना के काम करते हैं, जिनका जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, सरकार नहीं बनाते हैं, बल्कि सरकार से काम करवाते हैं। जैसे किसानों का कोई ग्रुप है तो किसानों का प्रेशर ग्रुप कोई ग्रुप है, बिजनेसमैन्स का ग्रुप है, इसके अलावा कोई रिलीजियस ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स के भी पावर, उनके बीच भी पावर शेयर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है। हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर को शेयर किया गया है। और कौन शेयर करता है? कॉन्स्टिट्यूशन शेयर करता है हमारे देश में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इसको शेयर करता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम है कानून बनाना। हमारे यहाँ आर्टिकल 79 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 79, जिसमें संसद, पार्लियामेंट की बात की गई है, और वो कानून बनाता है। और इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका काम होता है जो भी कानून लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी सरकार चलाना। और जो तीसरा गवर्नमेंट का ऑर्गन है वो क्या करता है? वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है सामने, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो, और फिर लॉज को इंटरप्रेट करने का काम करता है। और अगर कोई लॉ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है, या फिर कोई लॉ अगर हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उसके फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं उसके अगर अगेंस्ट है, तो ये जुडिशरी क्या कर सकती है? उसको नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड ये कर सकती, मतलब कि ये कानून अब माना नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये जो तीनों जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे को चेक करते हैं। जैसे कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो जवाब देता है लेजिस्लेचर को, संसद में हमारे पीएम को जवाब देना पड़ता है, हमारे मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है। और ये इसी लेजिस्लेचर से ही जुड़े रहते हैं, उससे चुन कर आते हैं, उसमें उसके सदस्य होते हैं, उसके मेंबर होते हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को
इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। वहीं जो जुडिशरी है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये लेजिस्लेचर अगर कोई कानून बनाता है जो, तो वो उसको, अगर वो कानून वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो जुडिशरी उसको चेक कर सकती है। तो इस तरह की जो पावर है ये जुडिशरी से इन दोनों पर जो कंट्रोल है वो करता है। और हम देखते हैं कि जुडिशरी जो जजेस हैं उनकी उनको अपॉइंट कौन करता है, तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल रहता है कुछ हद तक जुडिशरी के ऊपर। तो ये ऑर्गन्स हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं, और जिससे कि कोई भी अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं कर सकता है। तो एक तरह की ये सिस्टम बना दिया गया है जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस जिसको कहते हैं, और बैलेंस बना रहता है। तो ये पहला फॉर्म हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब आगे हम देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, फेडरलिज्म। अगर कोई फेडरल सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम होता है, कहीं कहीं यूनिटरी सिस्टम होता है, मतलब कि एक ही सरकार होती है, तो वहाँ पे पावर को शेयर नहीं किया गया है, एक ही सरकार है जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू गवर्न करती है। लेकिन हमारे देश में चूंकि फेडरल सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग स्टेट की, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स। और ये ध्यान देना है कि ये एक दूसरे के नीचे नहीं है, बल्कि इनका काम अलग अलग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंथ शेड्यूल है। सेवेंथ शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा पार्ट दिया गया है, एक ऐसा चैप्टर दिया गया है, या चैप्टर नहीं कह सकते उसको, एक अलग पार्ट है वो, जिसमें क्या है कि तीन टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स मतलब टॉपिक्स, तीन टॉपिक्स हैं जिस पर जो एक जो टाइप है इसमें जो, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक एक लिस्ट है जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। दूसरा है जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। तीसरा है जिसको कॉन्करेंट बोलते हैं। तो यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं उस पर जो लॉ बनाने का पावर की जो पावर दे दी गई है, वो दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को। और जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं, स्टेट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं उस पर जो भी लॉ बनाने की जो पावर है वो दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट की लेजिस्लेचर को। और तीसरा है जो मैंने आप लोगों को बताया कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट से का मतलब है जिसमें दोनों को ही पावर दी गई कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट्स उसमें बना सकती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके से पावर को शेयर किया गया है। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको, उसके टॉपिक्स अलग हैं, जैसे करेंसी हो गया, करेंसी, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स, इनसे जुड़े हुए मामले, या इस तरह से और दूसरे बहुत सारे मामले हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी लॉ रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट्स उस पर कोई रूल नहीं बना सकती। स्टेट गवर्नमेंट है जैसे, तो ये स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, जैसे मान लेते हैं हम कि स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है लॉ एंड ऑर्डर पे, या फिर पुलिस, जिसको बोलते हैं पुलिस, या फिर पब्लिक हेल्थ, इनसे जुड़े हुए मामले। इस तरह से ये गवर्नमेंट के बीच में ये बांटा गया। बाद में गवर्नमेंट का एक लेवल और आया, और ये तीसरा लेवल जो था जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में जोड़ा गया। और इसके थ्रू एक और तरीके का गवर्नमेंट जिसको हम ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो तीनों गवर्नमेंट्स हैं, ये अपनी अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से इनको मिलती है, मतलब इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है। ये एक दूसरे से पावर नहीं लेती हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट पावर लेती हैं, यानी कि ये तीनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अब आगे बात करते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर कैसे शेयर किया गया है। जो सोशल ग्रुप्स हैं जैसे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप्स हैं, अब अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं वो रहते हैं, और अलग अलग कास्ट के भी लोग रहते हैं, और तो इनके बीच में भी पावर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेयर करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, इन दोनों में जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़, इनको राइट्स दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। तो इस तरीके से
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको भी पावर दी गई है। इसके अलावा SC ST OBCs के लिए आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स रिजर्व करता है किसमें, पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में। तो पार्लियामेंट में और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उसमें सीट्स रिजर्व करता है किसके लिए, SC STs के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और जॉब्स में रिजर्वेशन मिलती है। ऐसे विमेन को भी लोकल बॉडीज में 33% का रिप्रेजेंटेशन है, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। तो इस तरीके से पावर को हमारे यहाँ सोशल ग्रुप्स में शेयर किया गया है, उनके बीच भी शेयर किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके बीच में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि NDA और UPA अलायंसेज हैं और वो आपस में पावर को शेयर करती हैं। तो जिससे क्या होता है कि ऐसा तब होता है जब कोई एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती। मेजॉरिटी का मतलब हमारे देश में क्या है, जैसे हमारे देश में 272 अगर सांसद हैं, MPs हैं, इनसे ज़्यादा ही सीट मिलनी चाहिए। अगर इनसे ज़्यादा सीट मिल गई तो उनको मेजॉरिटी मिल गई, जिस भी पार्टी को मिल गई। और अगर नहीं मिली तो पार्टीज क्या करती हैं, अलायंस बनाती हैं आपस में, अलग अलग सबको मिला के 272 से ज़्यादा बनाती हैं, तब जाके वो सरकार बना पाती हैं और चला पाती हैं। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है इसको कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो कॉलिशन गवर्नमेंट है वो जो है आपस में क्या करती है, पावर शेयर करती है पार्टीज। तो उसमें दो ग्रुप्स हैं, एक NDA है, एक UPA है। NDA का ग्रुप अलग है, UPA का ग्रुप अलग है। कभी इनकी सरकार कभी इनकी सरकार बनती है। जैसे 2004 से लेके 2004 से 2014 तक UPA की सरकार थी, 2004 से 2014 तक। और 2014 से अभी तक किसकी सरकार है, 2026 तक अभी तक NDA की है। और अभी देखिए आगे चल सकती है। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर शेयर करती हैं। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया कि जो फार्मर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, ये आपस में गवर्नमेंट की जो डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और पावर शेयर करते हैं। तो ये अब आगे हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग के क्या जो फॉर्म्स हैं उसकी समरी क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया हॉरिजॉन्टल जो पावर शेयरिंग है उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पावर शेयर किया जाता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का पावर के, ये उसका एग्जाम्पल है। फिर आगे हम देखते हैं कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें फेडरल सिस्टम अगर होता है तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में। इसके अलावा सोशल ग्रुप्स में कैसे पावर शेयर होता है और पॉलिटिकल पार्टीज में कोalition बना के कैसे पावर शेयर होता है। और प्रेशर ग्रुप्स कैसे पावर अपनी इच्छा से काम कराने के लिए जो वो टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं उसको भी पॉलिटिकल पावर एंड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स के पावर शेयरिंग में रखा जाता है। तो ये जो है उसकी समरी थी। अब आगे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इंडिया में क्या किया गया, तो मैंने आप लोगों को पहले सारा सिस्टम बताया और आर्टिकल के साथ बताया। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बताता हूँ, पावर न शेयर करने का एग्जांपल। एक हमारा पड़ोसी देश है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है, जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए और बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, और जो है वहाँ पे पाकिस्तान एक और पाकिस्तान का पार्ट था जिसको बोला जाता है ईस्ट पाकिस्तान, और बोला जाता था। आज इसको बोलते हैं क्या, बांग्लादेश। आज इसको बोलते हैं बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश क्यों बना, ये बांग्लादेश पावर शेयरिंग न करने की वजह से बना। जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की भाषा क्या थी, ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोगों की भाषा बांग्ला थी। बांग्लादेश के लोगों की भाषा बांग्ला थी। इनके ऊपर उर्दू थोपी जा रही थी। पाकिस्तान ने इनके ऊपर उर्दू थोपने की कोशिश की। इनके जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान को इन लोगों ने पावर देने से मना कर दिया। शेख मुजीब को इन लोगों ने पावर देने से मना कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना है, आजकल इंडिया में है अभी, क्योंकि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो गया। तो 1971 में बांग्लादेश के लोगों ने, यानी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने एक विद्रोह खड़ा कर दिया। वहाँ पे सिविल वॉर हो गया और वहाँ पे
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया और फिर भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया और एक नया देश बन गया। पाकिस्तान टूट गया 2 भाग में और एक नया देश बन गया बांग्लादेश 1971 में। और इस तरीके से हम देखते हैं कि दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बनकर आया। तो पावर शेयर ना करने का क्या नतीजा हो सकता है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती भाषा थोपने का या फिर उनके कल्चर को तोड़ने की कोशिश करना कितना ख़तरनाक किसी देश के लिए हो सकता है। तो ये जो है पावर शेयरिंग का एक एग्जांपल और था। तो अब ये चैप्टर हमारा अब ये पूरा हो गया है। ये सारे डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्गेन्स, लेवल्स एंड ग्रुप्स में। और फिर मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेजॉरिटी जिनके पास है, जिनके पास नंबर ज़्यादा है, उन्हीं की बात ऊपर होनी चाहिए, उन्हीं को फाइनल से मिलना चाहिए। ये जो है मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि सभी का सम्मान करना, सभी को इंक्लूड करना, इंक्लूसिवनेस इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन को। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है कि जहाँ पर सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें एक दूसरे को जो है अनलिमिटेड पावर यूज़ ना करने देना, जो ऑर्गेन्स होते हैं एक दूसरे को कंट्रोल करके रखते हैं। फेडरलिज्म मैंने आप लोगों को बता दिया, कोलिशन गवर्नमेंट बताया और कम्युनिटी गवर्नमेंट बताया। इस तरीके से ये हमारा आज का चैप्टर था। थैंक यू सो मच।